हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु और स्वागत करता हूं आपका रंजना आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। ओके, जो बुक है मेरे दोस्तों, एनसीईआरटी का ये वाला है, स्वतंत्र भारत की राजनीति। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लो और इस बुक को आप लोग ले लेना। एनसीईआरटी को मेरे पढ़ाने के बाद आप पढ़ना, हर कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से भारत, ठीक है, किस तरह से वहां के लोगों के पास आजादी के बाद कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, क्या वहां के नेताओं के पास चुनौतियां होती हैं। मतलब जितने भी प्रसिद्ध नेता हैं, मान लीजिए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, इन सबको, अब देखो भारत बिखरा हुआ था। भारत को अंग्रेजों ने, कहते हैं ना, कितने लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि भारत चूसा हुआ आम था। जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो भारत को एकदम अच्छे से लूट के गए थे। भारत का उस स्थिति में भारत को आज़ादी मिली जिस स्थिति में आज तक किसी भी देश को आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है वॉइस, ठीक है, तो उस तरह का सिस्टम था किसका, भारत का, समझे। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी चुनौतियां, यही तो पता करना है हम लोगों को इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ओके कि राष्ट्र निर्माण में जो है सो चुनौती कौन कौन सी है, क्या देखेंगे, चुनौतियां। ठीक है, वहां के लोगों की क्या चुनौतियां थी। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि पुनर्गठन का मामला देखेंगे। ठीक है, पुनर्गठन, ठीक, पुनर्गठन का मामला देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे देशी राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से होता है। क्योंकि देखोगे आप लोग तो भारत में बहुत सारे देशी रियासतें थी। ठीक है, लगभग 565 देशी रियासतें थी। तो इन सब का एकीकरण, यानी कह सकते हो कि भारत का एकीकरण किस तरह से हुआ। ठीक है, तो चलिए उसके बाद भी हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे इसमें। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं अपना चैप्टर की ओर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। ठीक, देखो आपको नेहरू साहब दिख रहे होंगे पीछे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे नेहरू चचा थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। अब देखो मेरे दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत ही ज्यादा विवाद किस चीज पे हुआ था, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेकर के ही सबसे ज्यादा विवाद हुआ था। ठीक है, कि जो मुस्लिम लीग की पार्टी, मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने क्या किया था कि एक नया देश का मांग रख दिया था। ठीक है, तो जो अंग्रेज जो थे वो क्या किए थे कि वो यहाँ पे भारत का टुकड़ा तो करके वो लोग चले गए, लेकिन इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा। किस तरह से, तो आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं किस तरह से। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 15 और 14 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जो थे वहां पे एक, अब देखो, अब भारत जो है वो तो यहाँ पे कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, कोई अच्छा कोई व्यवस्था ही नहीं था, क्योंकि आजाद हुआ है भारत। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं थी अंतरिम सरकार की। देखो यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन उस टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो संसद भी थोड़ा बहुत चल ही रहा था। तो वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। ठीक, तो उस भाषण का नाम क्या था, चिर प्रतीक्षित, ठीक है, ये देखो आप लोग क्या है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में थ्रस्टी विथ डेंसिटी। ठीक, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो ये लाल किले के आसपास में, शायद दिल्ली में, ये दिए थे, क्या नाम इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी नाम नहीं बोला मैंने। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब देखो वहां के लोग जो थे उनके मन में दो दुविधाएं थी कि अब देखो हम तो अभी तुरंत उपनिवेशिता से मुक्त हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं आएगी भारत में। ठीक है, और इस चीज को लेकर के दोस्तों भारत का बहुत मजाक भी उड़ता है। कैसे, ये चैप्टर में आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था, और दूसरा क्या था, तो यहाँ के लोगों ने देखा कि क्या लोगों के कल्याण के लिए काम किए जाएंगे, लोगों के विकास के लिए काम किए जाएंगे। ठीक है, और यानी कि गरीबी को खात्मा, गरीबों को नहीं, गरीबी को खत्म करने की व्यवस्थाएं अपनाई जाएगी। तो इस तरह के वहां पे सहमतियां थी। ठीक है, तो गरीब सभी वर्गों को, विशेषकर गरीबी को, मतलब इन सबको कम करने की काम किए जाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके बाद है राष्ट्र निर्माण। जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो बिखरा हुआ था, मैंने शुरू में ही बताया। तो इसके निर्माण में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो इन सब चीजों को देखना है। ठीक है, तो विशेषकर मेरे दोस्तों ये फर्स्ट चुनौती, सेकंड चुनौती और थर्ड चुनौती, यही मुख्यतः तीन चुनौतियां थी। तो पहली चुनौती हम लोग देखेंगे कि एकता,
ठीक है, एकता और अखंडता की चुनौतियां थी। ठीक, जब हमारा देश आजाद हुआ ना मेरे भाई, तो बहुत सारी क्षेत्रीय ये आ गई थी, विषमताएं आ गई थी, क्षेत्रीय विवाद हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया लोगों ने, बस स्टैंड ये सब फूके जा रहे थे जब हमारा देश आजाद हुआ था। सांप्रदायिक दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम हुआ था। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हुई थी। तुम्हें पता है मेरे भाई, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो अब देखो एकता की चुनौती कैसे थी, देखो कैसे थी, इसी चीज को मैं बता रहा हूँ। तो भारत में बहुत सारे धर्म हैं, जाति है, ठीक है, अलग अलग संस्कृति है लोगों की। ठीक, तो अब यहाँ पर था कि जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग थे और जो हिंदू हैं, तो कहीं न भारत में तो सबसे ज्यादा बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। ठीक है, और अल्पसंख्यक सबसे कम अगर माइनॉरिटी में देखा जाए तो सिख, बौद्ध, जैन, ठीक है, पारसी, यही सब है। लेकिन मुस्लिम भी तो अल्पसंख्यक में ही आते हैं, लेकिन उस टाइम पे मुस्लिमों की संख्या तो थी बराबर, मतलब अच्छे खासी। तो अब उन लोगों ने क्या किया था कि अलग पाकिस्तान का मांग कर लिया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है, जिन्ना ने। तो अब यहाँ के लोगों में तो अलग ही मतलब क्रोध आ गया था। ठीक, तो अब क्या होता है कि जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। अब जितने भी हिंदू हैं और ये सिख धर्म के लोग हैं, सिख है, हिंदू है, वो मुस्लिमों को मार रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे ज्यादा मुस्लिम, बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हिंदुओं को मार रहे हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्थाएं वहां पे हो रही है। अब हिंदू जो है सो बहुसंख्यक मुस्लिम के क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं कि नहीं भैया, वहां जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, मेरे को मार देंगे। मुस्लिम उनके क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही थी। विभाजन के दौरान मेरे बच्चों क्या हो रहा था, वहां पर बहुत सारे महिलाओं के साथ कुकर्म किया गया, महिलाओं को अगवा कर लिया गया था और उनसे विवाह कर लिया जाता था। और जो पुरुष है वो महिला को अपने धर्म में कन्वर्ट करवा देता था। मतलब क्या होता था कि पुरुष, यानी कि महिलाओं को आजादी के समय, आजादी के समय मतलब विभाजन के टाइम, जब हमारा देश आजाद हुआ था, विभाजन हुआ था, तो महिलाओं को अगवा कर लिया जाता था विभाजन के दौरान, जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो। और फिर उस महिलाओं के साथ पुरुष विवाह कर लेता था और पुरुष का जो धर्म होता था वो धर्म महिला को मानना पड़ता था। ठीक है, फिर महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे। महिलाओं के इस अगवापन के कारण, महिलाओं के साथ इतने होते दुष्कर्म के कारण, जो भी स्त्री या फिर महिला कह लो, उनके परिवार वालों ने उनको खुद ही मार डाला। अपनी घर की बहू बेटियों के वहां के लोगों ने खुद ही मार डाला। ठीक है, तो इस तरह का मतलब व्यवस्था चल रहा था हमारे भारत में जब हमारा देश विभाजन के कगार पे था। बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि भारत क्षेत्रीय, मतलब भारत, यहाँ पे लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र की स्थापना की बात की जा रही है। ठीक है, तो भारत लोकतंत्र कभी बन सकता है? सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया कि भारत कभी भी लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। भारत मतलब यहाँ पे क्षेत्रीय, यहाँ पे विविधता है, धर्म, जाति, संस्कृति, इतने ज्यादा विविधता है, अलग अलग है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, कभी नहीं ऐसा हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोगों ने करके दिखा दिया। आज हम लोग विश्व के, पूरे दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। जब हमारे यहाँ पे चुनाव होता है, ठीक है, तो रूस चौंक जाता है। तो रसिया के लोग कहते हैं कि, तो रसिया कहता है कि अरे यार भैया मोदी जी मेरे यहाँ पे भी चुनाव करवा दो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का समस्याएं थी वहां के लोगों की, थी आजादी के टाइम पे। जब हमारा देश आजाद हुआ विभाजन के दौरान, बहुत सारे ट्रेन में भर भर के लोग जा रहे थे इधर से, बहुत सारे लोग इधर उधर से आ रहे थे। ठीक है, 80 लाख लोग लगभग भारत छोड़ के गए थे मेरे बच्चों। ठीक है, लगभग 5 से 10 लाख लोग इस विभाजन के सांप्रदायिक दंगे में, कितने लोग, तो लगभग 5 से 10 लाख लोग जो है वो मारे गए थे। ठीक है, इतने लोग जो है सो मारे गए थे। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं थोड़ा कुछ। ठीक, तो अगर हम बात कर ले दोस्त, ठीक है, तो 80 से 80 लाख लोग लगभग मारे गए थे सांप्रदायिक, 80 लाख लोग क्या हुए थे, चले गए थे भारत छोड़ के। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था है। अब देखो समस्या क्या आ रही थी, और ज्यादा समस्या आ रही थी कि जब लोग भारत छोड़ के जा रहे थे तो उनकी संपत्तियां, या फिर जो लोग भारत से, मतलब पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, तो उन लोगों की संपत्ति तो खत्म हो जा रही है। ठीक है, संपत्ति तो है नहीं उन लोगों के पास।
तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को, अब यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम भी हो रहे थे, तो यहाँ के लोग, तो यहाँ की सरकार ने क्या किया था, शिविर, शरणार्थियों को बहुत टाइम तक कहाँ रहना पड़ा था मेरे बच्चों, तो बहुत टाइम तक शिविर में रहना पड़ा था, ठीक है, शिविर में रहना पड़ा था शरणार्थियों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे लोगों को, विभाजन के टाइम पे जो लोग इधर से गए उनको भी हुआ और जो उधर से इधर आए उनको भी हुआ था, ठीक है। तो इसी को लेकर के मतलब नेहरू जी ने वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम, वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, देखना यहाँ पे है, लियाकत नेहरू, हाँ देखो लियाकत, ठीक है, लियाकत, नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, ठीक है। देखो नेहरू लियाकत यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेहरू लियाकत एक समझौता हुआ था, ठीक। तो नेहरू लियाकत समझौता के दौरान ये संपत्ति से संबंधित समझौता था, ठीक। अब जरा समझो कि जो लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं वो लोग तो अपना संपत्ति लेके नहीं जा सकते हैं, कुर्सी टेबल बेंच लेके, टीवी लेके जा सकते हैं, टीवी तो खैर था भी नहीं, ठीक है। वहां से जो लोग आ रहे हैं उनके, वो लोग भी तो अपना संपत्ति, ठीक है, जमीन, टीवी, ये सब लेके तो नहीं आ सकते भैया, पहले आदमी पहुंच जाए वही बड़ी बात है। एनसीईआरटी में देखना कि लोग ट्रेन से जा रहे हैं भैया, ट्रेन से एकदम ऊपर भी ट्रेन, ऊपर भी भरे हुए हैं, नीचे भी भरे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का, अब देखो यहाँ पर लोकतंत्र की बात की गई है, ठीक है। तो लोकतंत्र में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती है मेरे दोस्त, देखो लोकतंत्र में ये जो लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है, ठीक है, एक सेकंड, लोकतंत्र की स्थापना की जो बात की गई है, तो लोकतंत्र में समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि हमारे संविधान में क्या है, फंडामेंटल राइट है जिसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं, डीपीएसपी है, ठीक है। तो इस तरह के अधिकार दिए जाने चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के सब कुछ सक्सेस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र के जमीन पर उतारना, नागरिकों को अधिकार देना, ठीक है। तो इन सभी चीजों को क्या करना, नागरिकों को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। दोस्तों क्या हुआ कि अभी बज रहा है रात के 3, मैं कर रहा हूँ वीडियो शूट, 2 बार जो है सो प्रॉब्लम आ चुका है, ऊपर से लाइट ही गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आँख में प्रॉब्लम, दर्द होने लगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो पे पढ़िएगा, ठीक। तो इन सब चीज़ों पे वहाँ के संसद जो थी वहाँ के सरकार ध्यान देना। अब देखो क्या हुआ कि जो संविधान में वहाँ की सरकार सोच रही थी कि जो संविधान में जो प्रावधान किए जाएं उनको व्यवहार में उतारा जाना चाहिए, ठीक है, व्यवहार में उतारा जाना चाहिए, मतलब कि संविधान में लिखा हुआ है इसीलिए वो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, उसको आप खुद से व्यवहार में उतारिए, ठीक है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां थी, ठीक। आप लोग अभी देखोगे कि शायद कर्नाटक का या फिर मद्रास का ही कोई एक नेता था जो शायद कांग्रेस का था, वहाँ पे लकड़ी काटा, बहुत ज़्यादा खनन किया, ठीक है, लेकिन शायद वो बीजेपी में चला गया, तो फिर क्या हुआ, उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर ही बना दिया गया, ठीक। तो इस तरह का प्रावधान मतलब नहीं होना चाहिए, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, संविधान के बातों को या फिर संविधान के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना चाहिए। तो इस तरह का चुनौतियाँ भी लगभग वहाँ पे थी, ठीक है। तो ये लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती की बात आ गई, ठीक है। और दूसरा था जब विकास में जल कल्याण, ठीक है, यहाँ पे लियाकत था मेरे बच्चों, ठीक, लियाकत, नेहरू लियाकत समझौता, तो इस चीज को आप लिख लोगे, नेहरू लियाकत समझौता, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या था, तो आर्थिक विकास में जल कल्याण, आर्थिक विकास और जन कल्याण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे संविधान में देखोगे आप, डीपीएसपी दिया गया है, इसमें गरीबों की गरीबी को दूर करने की बात किया जाएगा, ठीक है। सरकार ऐसी नीति बनाएगी जो गरीबों के गरीबी को दूर करेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ऐसे कारगर नीतियां बनाना जिससे गरीबी खात्मा करना और समूचे समाज का भला हो, ठीक है, कुछ तबकों का ही भला न हो, ठीक है, ठीक। तो इन सब चीजों को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रसगुल्लो, ठीक है, ये हट जा भैया तुम, ठीक, विभाजन और विस्थापन, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया, ऊपर में नहीं बताया। देखो यहाँ पे द्वि राष्ट्र सिद्धांत कहने का मतलब है द्वि राष्ट्र सिद्धांत। अब भारत के जितने भी नेता थे वो द्वि राष्ट्र सिद्धांत मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम लोग तो भारत, मतलब जो मुस्लिम विभाजन के टाइम पे भारत में रह गए, वो तो अभी सोच रहे होंगे, वो एकदम कट्टर हिंदुस्तानी मुस्लिम भाई लोग हैं, ठीक है, वो लोग सोच रहे होंगे अच्छा हुआ भाई कि उस टाइम पे हम नहीं गए, वरना उस टाइम के पाकिस्तान का हालत देख करके अभी जो है आप
मतलब वहाँ के लोगों का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़त्म है भाई, मत पूछो। वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़, कभी सेना के हाथ में शासन चला जाता है, तो कभी लोकतंत्र, कभी डेमोक्रेसी, कभी सेना, ये सब व्यवस्था वहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। तो चलो, द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या हो जाएगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत कहता है, अब देखो वहाँ पे जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। देखो मुस्लिम का एक बहुत बड़ा संख्या जो है सो पाकिस्तान में चला गया था, ठीक। तो कहीं न कहीं भारत में संख्यक अगर देखें तो हिंदू है, ठीक है। और बँटवारा किस चीज़ पे हो रहा है, तो मुसलमान के मतलब मुस्लिम और हिंदू के बीच ही बँटवारा हो रहा है, क्योंकि भारत में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ये नहीं था, क्या कहते हैं उसको, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। तो इसी को हम लोग द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहा गया कि मतलब दो राष्ट्र कैसे हो सकता है, ठीक। तो इसके नेता बहुत ही ज़्यादा विरोध भी करेंगे बाद में लोग, ओके। तो देखो अब इसके विरोध करते हैं, यहाँ पे एक नेता है खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इसका विरोध भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे सच्चे भारत के मुसलमान हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ होगा। देखो सिद्धांत के अनुसार, देखो यहाँ पे लिखा गया ना, सिद्धांत के अनुसार भारत हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों का देश है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि भारत जो है हिंदू और मुसलमान के दो कौमों का देश है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग देख रहे हो कि भारत में सबसे ज़्यादा कि कौन-कौन से संख्या है, तो हिंदू का है या तो फिर मुसलमान का है। और यही एक यहाँ से ये बात उठ के आता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र देश है, क्योंकि भारत में उस टाइम आप देखोगे तो बहुत सारे मुसलमान तो वहाँ चले गए थे, तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, तो बहुसंख्यक में हिंदू है। इसीलिए वहीं से भी एक आप कह सकते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट वहाँ से उठा, ठीक है। लेकिन जब हम देखें कि 1951 में जब हम देखते हैं, तो भारत के कुल जनसंख्या में 12% जो है वो मुस्लिम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो आगे हम लोग देखेंगे। देखो ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। देखो अब मैंने आपको उस टाइम पे बताया था ना, तो देखो भाग्यवाह परिणाम, ठीक है, फैक्ट शीट। तो आपको इसमें एक चीज सीखने के लिए मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैसे 80 लाख लोग जो है सो भारत छोड़ दिए थे, 80 लाख लोग क्या किए थे, भारत छोड़ दिए थे। और 5 से 10 लाख लोग जो है सो हिंसा में मारे गए थे, ठीक है। मैंने हिंसा के बारे में भी कंप्लीट बात बता दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिंसा कहाँ कहाँ हो रहा था, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, ये देश जो है सो पाकिस्तान से सटे हुए देश है, ठीक है। लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया या कोलकाता हो गया, ये सब देश पाकिस्तान से सटे हुए देश है। और इन सब देश में बहुत ही ज्यादा मतलब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। लोग समझो ना, ये तीन जो देश बोला गया होगा तो माफ करिएगा, ठीक है। तो ये जो जितने भी स्टेट हैं, आपका हो गया लाहौर, हो गया अमृतसर, हो गया या फिर कोलकाता हो गया, इन स्टेटों में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मानो तो खून की नदियां ही बह रही थी, ठीक है। समझ रहे हो भैया, 5 से 10 लाख लोग मारे जा रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर देखो हजारों महिलाओं को अगवा किया गया और कुल की इज्जत के नाम पर हत्याएं, ठीक है। देखो समझ रहे हो भाई, मतलब धर्म के नाम पे मतलब बहुत सारे महिलाओं को मतलब क्या सोच के मतलब खराब लग रहा है यार, कि सोचो कितना खतरनाक महिलाओं के साथ मतलब दुष्कर्म किया गया था उस टाइम पे। महिलाओं को अगवा कर लेना, ना हो तो उससे शादी कर लेना, और जो आदमी शादी कर रहा है वो महिला उसी आदमी के धर्म को अपनाएगी, ठीक है। नहीं हो रहा है तो मतलब उसको मार देना। यहाँ तक कि महिला के घर वालों ने भी महिला को नहीं छोड़ा, उसको भी मार डाला, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इस तरह का व्यवहार इसके साथ हो जाएगा। लेकिन करना ही क्यों यार, ठीक है। तो ये सब समस्याएं थी महिलाओं के साथ, ठीक है। और आज आप लोग नीला ड्राम देकर के डर रहे हो, एक एक्सेप्शन पुरुष के साथ ऐसा हो गया, महिलाओं के साथ तो समझो तो उनके तो आदतें ही बन गई होंगी, समझ रहे हो, पीढ़ियों से चला रहा है महिलाओं के साथ अत्याचार, ठीक। चलो 1951 में जो है 1951 के अनुसार, ये भैया तुम चलो, 1951 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में 12% मुसलमान थे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे महात्मा गांधी की शहादत। देखो भाई, महात्मा गांधी की शहादत आप लोग सभी जानते हो कि 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। देखो जब हमारा देश, देखो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि जब हमारा देश मेरे बच्चों आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी ने कहा था, ये उनका बहुत ये वाला स्टेटमेंट वायरल होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा देश कल आजाद हो जाएगा, इस बात के खुशी के साथ साथ इस बात की गम मनाने की भी जरूरत है कि कल हमारा देश विभाजित हो जाएगा, पाकिस्तान में वो मतलब बट जाएगा, ठीक है। इस तरह का गांधी जी सोच रहे थे और दुखी भी हो रहे थे, हालांकि उनको खुशी भी थी,
ठीक है। लेकिन अगर बात करें जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो गांधी जी यहाँ पे दिल्ली में नहीं थे, वो कहाँ थे? तो वो लोग, गांधी जी थे मेरे बच्चों, वो कोलकाता में थे, ठीक है, कोलकाता में थे, ठीक है, कोलकाता में थे। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी जी वहाँ पे लोगों को समझाते हैं। गांधी जी के दिल में बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचती है कि मैंने आज तक, मतलब भारत जहाँ पे गुलाम था वहाँ से यहाँ तक मैंने सत्याग्रह, अहिंसा का नारा दिया, ठीक है, अहिंसा, ठीक है, सत्याग्रह, सत्य की राह पे चलो, ठीक है। ये मच्छर भैया भैया मतलब आप सबको और सॉरी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह का नारा दिया गांधी जी ने। अब जब वो दिल्ली यहाँ पे देखते हैं, कलकत्ता में देख रहे हैं, लाहौर में देख रहे हैं, अमृतसर में देख रहे हैं, तो खून की नदियाँ बह रही हैं, इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही है, तो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचता है। गांधी जी का एक शांति ये क्या कहते हैं, प्रार्थना सभा होता है, तो वहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, शांति से मतलब कि सत्याग्रह पे बैठ जाते हैं, यानी कि खाना पीना छोड़ करके, ठीक है, बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे हालातों में सुधार नजर आता है, ठीक। लेकिन जब फिर गांधी जी 1 महीने बाद दिल्ली पहुंचते हैं, ठीक है, कोलकाता से गांधी जी कहाँ जाते हैं मेरे बच्चों, तो दिल्ली जाते हैं, ठीक है। दिल्ली जब गांधी जी जाते हैं तो वहाँ पे भी यही सेम कहानी चल रहा था। तो गांधी जी भी वहाँ पे भी जाते हैं शांति भवन में, अपना मस्त शांति भवन बोले, प्रार्थना भवन में, प्रार्थना सभा में, और फिर वहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यही अपनाते हैं, कुछ मतलब वही खाना नहीं खाने वाला सत्याग्रह। और फिर सेम वहाँ पे भी स्थिति में सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अब देखो, गांधी जी से हर कोई खुश तो नहीं रह सकता। हालांकि सत्याग्रह के बाद सारे के सारे मुसलमान घर सुरक्षित चले जाते हैं, मतलब स्थिति में सुधार आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को आप लोग नहीं सुधार सकते हो, ठीक है। जब गांधी जी के प्रार्थना सभा में ही जिन्ना आता है और गांधी जी को 3 गोली मार करके गांधी जी का हत्या कर देता है, ठीक है। मतलब बताइए यार, क्यों, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था जिन्ना को, ठीक है। गांधी जी भी, ठीक। चलिए, नाथूराम विनायक गोडसे, अरे भैया तुमको क्या हो जाता है, देखो, नाथूराम विनायक गोडसे ने प्रार्थना सभा में उन पर गोलियां चलाई, लगभग गांधी जी को 3 गोली से मार देता है, ठीक है। कारण क्या था, अति हिंदूवादी गांधी जी के मुस्लिम समर्थक रुख से नाराज थे। मतलब जितने भी हिंदूवादी लोग थे, अति हिंदूवादी, कट्टर हिंदू जिसको कहते हो, ये फालतू ये सब नाम गुस्सा आता है, ठीक है। अरे यार, सबसे बड़ा चीज होता है ना कि आप इंसान बनो। कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर सिख, कट्टर ईसाई बनने की कोई जरूरत नहीं, आप कट्टर इंसानियत के रास्ते पे चलो ना, ठीक है। चलिए, खैर ये इस टाइप का हुआ था, ठीक है। गांधी जी के साथ बहुत गलत हुआ था, मतलब गांधी जी को गोली मार दिया गया, ठीक। इसका प्रभाव क्या हुआ था कि सांप्रदायिक तनाव जो था, वो सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे थे, वो अपरूपी क्या होगा, तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये अगला टॉपिक है रजवाड़ों का विलय, मतलब रजवाड़ों के विलय में संकट। अब देखो किस तरह से संकट आ रहा था कि जितने भी देसी रियासतें थी, मैंने आपको बताया कि 565 देसी रियासतें थी, वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग मतलब अपने राज्य बना ले। मतलब अंग्रेज ये अधिकार देके गया था इन सभी को कि या तो तुम अपने एक देश बना लो, या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर हिंदुस्तान के साथ रह लो। जो लोग हिंदुस्तान के साथ रहे आज बहुत अच्छे से हैं, पाकिस्तान के साथ गए उनका तो, हालांकि कोई इधर से मतलब सरदार पटेल साहब थे, कैसे चले जाएगा, ठीक। तो फिर क्या होता है मेरे दोस्तों, यार ये मच्छर, ठीक। तो क्या होता है कि जो यहाँ के जो 565 है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे देश है, लगभग 14 ऐसे देश होंगे, 14 से 16 रजवाड़े ऐसे थे जो नहीं मिलना चाह रहे थे, वो संकट पैदा कर रहे थे, बहुत मतलब अलवला रहे थे, ठीक है। मतलब न पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान में जाना चाह रहा था, तो कोई हिंदुस्तान में रहना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो वहाँ पर खुद का देश बनाना चाह रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये मिस मत करना है, अगर ये मिस कर दिया ना तो समझो मतलब बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। ब्रिटिश घोषणा किया था कि रजवाड़े जो थे वो पाकिस्तान में रहे, सॉरी क्या हुआ इसको, ठीक है। ब्रिटिश घोषणा थी कि रजवाड़े भारत में रह सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र अपना देश बना ले, ठीक है। ये क्या था, अखंडता अस्तित्व में, मतलब इससे क्या होता है कि भारत की अखंडता, अगर ऐसा भी हो जाता मेरे दोस्तों, तो आपको पता चलता कि ये जो अपना, फिर आप देखोगे कि हैदराबाद नहीं मिलना चाह रहा था, कि पूरा चारों तरफ से भारत देश है, बीच में एक हैदराबाद देश है, कभी हो सकता है ऐसा नहीं ना। तो मतलब अखंडता खतरे में थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले त्रावणकोर ने आज़ादी की घोषणा की, ठीक है।
अब चलो आगे बढ़ते हैं। विलय पत्र को ये देख लो, ठीक है। देखो अब हम इसमें देखेंगे क्या, अब हम इसमें मूल कहानी पे आते हैं, ठीक है। देखो ये सब कोई काम का नहीं, हाँ यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होगा, लेकिन इसके बाद का क्या है 7वें में। चलो यहाँ से हमारा स्टार्ट है भारत का एकीकरण। मेन कौन था, तो कश्मीर था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था और असम। इसका विलय अब हम देखेंगे कि किस तरह से भारत का एकीकरण होता है, किस तरह से सरदार पटेल या फिर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भूमिका निभाते हैं। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा भूमिका सरदार पटेल की रहती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ओके मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे रसगुल्लो, चलो देखो ये आप लोग देख रहे होंगे कि सरदार पटेल है, इनको नमन कर लेना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि भैया सरदार पटेल मतलब मत पूछो भाई, बहुत बड़ा काम किए हैं, ठीक है। मतलब सरदार पटेल समझ रहे हो, मत पूछो, ठीक है। इनको लौह पुरुष इसी कारण कहा जाता है। देखो सरदार पटेल भारत में लगभग 1947 के बाद लगभग 560 से भी ज्यादा क्या थी देसी रियासतें। मैंने आपको बताया कि 565 देसी रियासतें थी, ठीक है। चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का लौह पुरुष इनको कहा जाता है, ठीक। और ये कूटनीति और दृढ़ संकल्प के साथ भारत को एकजुट कर लेते हैं, ठीक है। वीपी मेनन जो थे वो इनकी प्रक्रिया में साथ देते हैं, ठीक। तो ये एक कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए जूनागढ़ का विलय कब होता है, फरवरी 1948 में, ठीक। देखो जूनागढ़ में क्या था, वहाँ के एक नवाब, वहाँ के एक महाबत खान वहाँ का ये था, ठीक है। अब देखो जूनागढ़ वो एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ का जो शासक है ये महाबत खान है ना, महाबत खान। अब ये एक मुसलमान था, लेकिन ये चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिले, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सरदार पटेल है, तो कुछ ऐसा गतिविधि हुआ होगा, ये सब अंदर का मामला है, बाहर नहीं आता है, ठीक। तो कुछ ऐसा गतिविधि हुआ होगा कि ये पाकिस्तान चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान चलाया जाता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ के लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जनमत संग्रह कर लीजिए, क्योंकि एक मिलना तो आपको भारत में ही है, ठीक है, लेकिन वो नियम प्रक्रिया होता है, ठीक। तो जनमत संग्रह कर लीजिए। फिर देखिए जनमत संग्रह कहने का मतलब है वहां पे वोटिंग होगा, जिसका जो लोग ज्यादा जिस तरफ वोट करेगा वो काम किया जाएगा, ठीक है। तो जनमत संग्रह करते हैं जहाँ पे 90% ये तो हो गया, जनमत संग्रह करते हैं जहाँ पे 99% जो है लोग वो भारत में ही रहना चाहते थे। नवाब कहाँ चला गया, नवाब तो है भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया, ठीक है। भारत ने प्रशासन तत्कालीन संभाला था, और जो जूनागढ़ है वहाँ पे 90% हिंदू थे और नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से शौहर बचता है, जिसका नाम कौन सा शौहर बचता है, पंचायत सीरीज में जो बचता है, क्या नाम है उसका, ए राजा जी ए करे तरहल ह जरूरत महूरत, ठीक है। तो इस टाइप का शौहर बचता है, और फिर जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है। अब हैदराबाद का संघर्ष देखिए मेरे बच्चों, हैदराबाद में आप लोगों को पता है कि वहाँ पे निजाम का शासक होता है, ठीक है। हैदराबाद में किसका शासक था, और निजाम उस्मान अली का शासन था, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो एक सेना थी, ठीक है, हालांकि हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था, ठीक है, लेकिन यहाँ की एक सेना होती जिसका नाम था राजाकार, ये इनकी निजी सेना थी। अब ये चाहते थे, अब ये यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। तो अब भारत की स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। तो सरदार पटेल ने कहा कि भाई देखो तुम कुछ टाइम के लिए शांत रहो, ठीक है, तुम बहुत अलबला रहे हो हैदराबाद को, तुम्हारा निपटारा तो हम करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम शांत रहो, ठीक है। तो इसके लिए सरदार पटेल इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको स्टैंड स्टील एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत था कि तुम ना तो अभी पाकिस्तान में मिलोगे ना भारत में मिलोगे, तुम जिस तरह से हो उसी तरह से रहो, तुम अपना प्रशासन चलाओ, ठीक है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम मिल गया किसको, सरदार पटेल को। लेकिन क्या होता है, जो राजाकार का सेना था वो अशांत नहीं बैठ रहा था, ठीक है, वहां के लोगों को परेशान कर रहा था। तब बोले सरदार पटेल की ना, नेहरू जी बोले ना, तो देखिए इसको बहुत अलबला रहा है, ठीक है। तो निजाम ने क्या क्या समझौते का उल्लंघन कर हथियारों की तस्करी शुरू की। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे शोहर कैसे बजेगा पता है, यहाँ के पे आधार क्या होगा, तो ऑपरेशन पोलो किया जाएगा। देखो यहाँ से हो जाएगा ऑपरेशन पोलो, ठीक है। 13 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना ने, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, और यह अभियान 5 दिनों तक चलता है। और फिर 17 दिसंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। और यहाँ से फिर शहर बचता है वही, राजा जी ये करे तरहल है जरूरत महूरत खूबसूरत, ठीक। तो ये जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा बन गया, और ये हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। चलिए अब हम किसको भारत का हिस्सा बनाएंगे, कश्मीर की समस्या 1947। देखो मेरे बच्चों क्या होता है, कश्मीर में एक राजा था जिसका नाम था हरि सिंह। अब हरि सिंह जो थे वो कहते थे कि ना हम पाकिस्तान में जाबो और ना हम हिंदुस्तान में जाबो, ठीक है। तो मतलब नहीं जाएंगे और नहीं, मतलब हालांकि मैं बिहार से हूँ दोस्तों, तो मतलब
थोड़ा होता है ना कि हाँ भाषा आ जाता है। तो जितने बच्चे बिहार से हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि कितने बच्चे बिहार से हो, कितने बच्चे यूपी से हो। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी आधारित पढ़ा रहा हूँ, और ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, बिहार, एमपी, यूपी, ये सब के बोर्ड के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये यहाँ के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह थे। और ये बड़ा हो गया क्या? ठीक है, देखो बच्चों, तुमसे बात करने के चक्कर में ना टिपा आ जाता है। देखो, राजा हरि सिंह थे और ये ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ठीक है। ठीक, ये देखो, ये जम्मू कश्मीर का नक्शा दिया हुआ है। मैं थोड़ा इसको, ठीक, ये देखो यहाँ पे कौन सा मार्ग, ये देखो जम्मू एंड कश्मीर का नक्शा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये जम्मू है और ये कश्मीर का नक्शा दिया गया है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, तो अरे आवाज़ कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हेलो हेलो, ठीक है ना। चलो, तो ये हुआ कुछ। देखो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित देखो, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर के कबीलाई लोगों के जो कबीलाई लोग जो थे कश्मीर के, उन सभी के साथ क्या करता है, राजा हरि सिंह पे हमला कर देता है। अब तो मौका मिल गया किसको? अब राजा हरि सिंह के पास उतना सेना था नहीं कि अब भैया अब उसे बचा जा सके। तो हरि सिंह डायरेक्ट फोन मिलाते, सॉरी, हरि सिंह डायरेक्ट फोन मिलाते हैं किसको? हेलो सरदार पटेल साहब, नेहरू जी को थोड़ा फोन दीजिएगा, प्रधानमंत्री से बात कर। नेहरू जी से फोन बात करते हैं। तो हरि सिंह कहता है कि देखिए ना, मतलब पाकिस्तान वाला बहुत परेशान कर रहा है, अंदर घुस गया है, उसको भी न्योता नहीं दिए थे फिर भी घुस गया। तो नेहरू जी कहते हैं ओकर सके काम है, बिना न्योते के भोज खाने चले आता है। तो नेहरू जी, तो फिर क्या नाम है इनका, हरि सिंह कहते हैं कि तनी है बचा लीजिए। तो कहते हैं कि तनी सनी साइनवा कर दीजिए विलय पत्र पर, ठीक है। तो हरि सिंह कहता है कि क्या करे, कोई चारा भी नहीं बचता है। तो हरि सिंह क्या करते हैं, कहते हैं कि कुछ शर्त लगा देते हैं, कहते हैं कि जे चलिए ठीक है, कुछ शर्त के साथ हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार है, ठीक है। तो हरि सिंह क्या करेंगे, राजा हरि सिंह भारत सरकार में सैन्य सहायता मांगते हैं। फिर आक्रमणकारी श्रीनगर, क्या होता है यार, ऊपर से पढ़ना चाहिए था ना मेरे को, मैं नीचे से ही पढ़ रहा हूँ मतलब अच्छा, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, राजा हरि सिंह ने क्या हुआ, राजा हरि सिंह ने, अच्छा ये हाइलाइटर आ गया। अच्छा, ये सब ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है ना इधर, ये क्या, अच्छा ये स्केल है नहीं, चलिए इसकी तो ऐसे ज़रूरतें नहीं है। चलो मेरे बच्चों, मैं अपना काम करता हूँ, छोड़ो उसको। राजा हरि सिंह ने भारत से न तो भारत में मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान में, ये क्लियर हो गया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबीलाई आक्रमण हुआ, ठीक है। आक्रमणकारी श्रीनगर की ओर बढ़ने लगते हैं और राजा हरि सिंह ने भारत को फोन मिलाया, मतलब सहायता मांगी, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कश्मीर का विलय और हस्ताक्षर, ये देख लो मेरे पीछे जो लगा हुआ है, ये मतलब मस्त वही वाला पेपर। देखो 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। लेकिन उसने कुछ सेवा शर्त भी लगाई थी। लेकिन सेवा क्या लगाई थी कि तो क्या होता है, उस दौरान क्या होता है कि भारत का जो सेना रहता है, वायुसेना, वो श्रीनगर में उतरता है और जो कबीलाई लोग रहते हैं वो अपने उसको खदेड़ कर पीछे कर देता है, ठीक है। भारतीय सेना ने कबीलाई को पीछे खदेड़ दिया और शेख अब्दुल्ला को प्रशासन का प्रमुख बनाया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है असम का एकीकरण, ठीक है। असम के एकीकरण को भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए असम का एकीकरण हम देख लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ कि मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया, और फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगभग तीसरा शूट है ये, ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को थोड़ा टाइम, यहाँ से लाइट उस टाइम कट गया था, ठीक है। अब लाइट इसीलिए थोड़ा ना मतलब ये हो गया था, ठीक। तो मैं अब लाइट का सिस्टम थोड़ा जागृत कर देता हूँ। अरे राजा जी, अच्छा बताओ किसको किसको याद हो गया ये वाला सिस्टम, ठीक है, ठीक है। अब ठीक आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब असम का विभाजन देख लेते हैं, ठीक है। असम, देखो असम के समय जो है सिलहट जिले में जनमत संग्रह हुआ था। और आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है मेरे बच्चों की, जो असम का अगर हम बात करें, ये क्या है रे भैया, ठीक। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, आप लोग रुकिएगा। ये पेन का प्रॉब्लम हमको ना बहुत ज़्यादा होता है, चलाना ही नहीं आता है, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, देखो असम में क्या होता है कि वहाँ पर सबसे पहला तो ये जनमत संग्रह करा लिया जाता है। और शायद ध्यान में आ रहा है शायद, या फिर हाँ वही, कि असम में ना सबसे पहले जनमत यानी कि मताधिकार, वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है, मताधिकार है तो हट रहे हैं, मताधिकार,
मताधिकार सबसे पहले असम के लोगों को ही दिया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि मैं ये 100% श्योर होकर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग ये चीज़ को देख लेंगे, मताधिकार वाला पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। गोपनीयता बारदोई, मेरे को तो कलमे वाला प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहती है कि गोपीनाथ बारदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री की भूमि, अरे यार, असम के पहले मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी, ठीक है। अब देखिए असम के जनजातीय क्षेत्र, अरे भैया तू चल रहे, असम के जनजातीय क्षेत्रों को भारत में शामिल करने हेतु कूटनीति का प्रयोग किया गया। असम के जितने भी जनजातीय क्षेत्र थे वो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, क्योंकि कुछ हिस्सा जो था वो बंगाल से सट रहा था, ठीक है, यानी कि सॉरी जो पाकिस्तान का एरिया, मतलब वो उधर पड़ जाएगा ना बंगाल के साइड में उस टाइम, तो इस कारण वो लोग नहीं चाह रहे थे कि ये भारत में मिले, ठीक है, फिलहाल, ठीक। तो कुछ हिस्सा जो है सो अभी पाकिस्तान में भी, यहाँ पे ध है बउआ, ठीक है, पाकिस्तान में चला, बांग्लादेश में चला गया, अब तो वो बांग्लादेश बन गया ना, ठीक। तो ये आप लोग उस सबको थोड़ा फैक्ट याद कर लीजिएगा, हालांकि वो उतना जरूरत है नहीं, बस आपको मैं बता दिया। ये देखो जूनागढ़ का हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, असम हो गया, ठीक। तो ये मैंने सबको आपको बता दिया। जूनागढ़ का भी शोहर बच गया, यानी राजा जी, ठीक है, आपको दिख रहा है ना मेरा बच्चा, चलो मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है, ऊपर जा नहीं जाएगा, ठीक हो। तो मैं आपको बता दूं, जूनागढ़ भी हो गया आपका, हैदराबाद भी हो गया, कश्मीर भी हो गया और असम भी हो गया। तो ये कुछ प्रमुख थे जो आप सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों तो एक चीज हमारा छूट रहा है, ठीक है, इस कंप्लीट टॉपिक में। देखो यहाँ पे भी ये भी दिया गया है, जूनागढ़ का ये डेट पूरा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये सब याद कर लेना, हालांकि मैं सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। देखो जूनागढ़ में क्या हुआ था, देखो मैं एक बार, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको रिवीजन करवा देना बहुत जरूरी समझूंगा। देखो जूनागढ़ में क्या हुआ था, तो जनमत संग्रह हुआ था। देखो उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ था, तो विलय पत्र, ठीक है। और ये क्या हुआ था, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुई थी। कूटनीति समझौते कहाँ हुए थे, तो असम में हुए थे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा टाइम को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और मेरे बच्चों यहाँ पे एक और चीज हमारा बच जाता है टॉपिक, कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ से हमारा जो है कठिन विलय के मामले, ठीक है। ये जो हैदराबाद में निजाम वाला मैटर, ये मणिपुर वाला मैटर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये उसमें आपको ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद का ये ऑपरेशन पोलो वाला सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा, मणिपुर भी बता दिया, हैदराबाद निजाम, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से टाइम डेट बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, ठीक है। भाषाई आधार पर पुनर्गठन, मेरे को यही बताना है, ठीक है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन, ठीक। तो देखो मेरे बच्चे क्या होता है, उस टाइम पर उस टाइम पे क्या होता है, सबसे बड़ा मांग था, मतलब आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा मांग ये बना था कि जो ये था तेलुगु भाषी जो लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं मद्रास को छोड़कर एक आंध्र प्रदेश नया स्टेट बना के दो, ठीक है। मतलब जो तेलुगु भाषी लोग थे, ठीक है, तेलुगु भाषी लोग, ठीक है, उन्होंने कहा कि मद्रास से अलग होकर के मेरे को एक नया आंध्र प्रदेश बना करके दो। लेकिन सरकार बोली कि भाषा के नाम पे अगर हम राज्य बनाने लगे तो भारत में तो इतना ज्यादा भाषा बोला जा रहा है जिसका तो कोई अंते नहीं है, ठीक है। तो सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं आपत्ति व्यक्त कर रहे थे। लेकिन उसी में क्या हुआ कि एक गांधीवादी नेता थे जिसका नाम था जिसका नाम क्या था, पोट्टी श्रीरामुलु इसमें दिए हुए हैं कि नहीं, पोट्टी श्रीरामुलु, हाँ आगे होंगे, ठीक है। उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो गांधीवादी नेता थे, वो अनशन पे बैठ जाते हैं, कहने का मतलब भूख हड़ताल पे, और लगभग 52 से 56 के दिन के आसपास में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सरकार के पास अब मृत्यु हो जाएगी ना, तो वहाँ पे लोगों का विद्रोह भड़क जाएगा कि मतलब देखो कि अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ है और यहाँ के लोग, यहाँ की सरकारें हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का मतलब माहौल बन जाएगा, तो सरकार को विवश होकर के क्या करना पड़ेगा, उनको आंध्र प्रदेश ठीक है, आंध्र प्रदेश को आंध्रा भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना करके उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं भाषाई आधार पर, हाँ ये तो दिया हुआ है, हमको ध्यान ही नहीं था उस टाइम से। देखो पोट्टी श्रीरामुलु 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और
15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उस टाइम सब इन्हीं को खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, ध्यान ही नहीं जा रहा था। ठीक है, उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का पहला ऐसा वो स्टेट बना जो भाषाई आधार पर मतलब बनाया गया था, पहला बना। ठीक है, और ये 1952 में बना। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। SRC, ये देखो राज्य पुनर्गठन आयोग का एक आयोग बनाया जाता है भाषाई आधार पे, यानी कि भाषाई। तो क्या हो जाता है कि 1953 में बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे पता है आपको, फजल अली साहब थे, जस्टिस फजल अली। तो इसीलिए इसको कभी कभी जो है सो फजल अली आयोग भी कहा दिया जाता है। क्या कहा दिया जाता है मेरे बच्चों, तो इसको कभी कभी फजल अली आयोग भी कह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो जस्टिस फजल अली थे, फजल अली आयोग। ठीक है, आप लोग सुन तो रहे हो ना, हालांकि आपको फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग। ठीक है, क्योंकि फजल अली आयोग देख लिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से लिख लेना अगर इसमें होगा ऐसे आगे। ठीक है, अगर नहीं तो मैं आपको लिखवा दिया हूँ। ठीक है, मत कहना कि नहीं लिखवाया भैया। ठीक, तो फजल अली आयोग साहब। ठीक, फजल अली साहब देखो भाषाई आधार पर। और इन्होंने एक और चीज कहा था कि आप एक काम करो कि 14 को कि 16 को राज्य बोले थे। ठीक है, और 3 को यूटी बोले थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए। तो इनकी बात को नहीं माना जाएगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसमें आगे होगा। ठीक है, देखो आंध्र का ये पहला देश बना 1952 में। ठीक, और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया। फिर 1956 में देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जाता है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बोल रहा था ना कि दिया हुआ होगा। ठीक हो, देखो यहाँ पे दिया गया है, बनाए गए जिसमें इसमें क्या हुआ, 14 को स्टेट और 14 को रे भैया चल रे, जिसमें 14 राज्य बनाए जाएंगे और 6 केंद्र शासित बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि 16 को स्टेट बना दीजिए और 3 को केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। ठीक है, फजल अली आयोग ने कहा था। ठीक, फजल अली आयोग ने, जो इसके मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सहायता से जो बनाया गया था, फजल अली आयोग। ठीक है, उसने कहा था कि 3 को स्टेट बना दीजिए, और सॉरी 16 को स्टेट और 3 को यूटी बना दीजिए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे ख्याल से यहाँ से आपका हो जाता है कहानी खत्म। ठीक, मैंने आपको कंप्लीट इसका ये बता दिया। अगर आप लोग चाहते हो मेरे बच्चों, ठीक है, तो कुछ आप लोग फैक्ट, कौन सा देश कब आज़ाद हुआ, ठीक, मतलब सॉरी कौन सा राष्ट्र का निर्माण कब हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कोई अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ तो देखो 1960 में, यहाँ पे ब्लैक यूज करना होगा, नहीं, 1960 में जो है सो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र मतलब अलग होकर, महाराष्ट्र से अलग होकर क्या बना, तो गुजरात बना। मैं यहाँ पे गुजरात ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, गुजरात आप लोग मेरे साथ साथ लिख लेना। ठीक है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको गुजरात बना, 1960 में गुजरात बना। ठीक है मेरे बच्चों, 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। 1966 में पंजाब से अलग होकर के हरियाणा। ठीक है, अगर हम बात करें 1963 में, देखिए मेरे दोस्त, तो 1963 में नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक, अगर हम फिर बात करते हैं 1987 की बात करते हैं, 1987 की बात करते हैं, तो गोवा बनता है। ठीक है, गोवा। ठीक, अगर 1987 हो गया, उसके बाद 1972 की बात करते हैं, 1972 की, तो हिमाचल प्रदेश, एच से हिमाचल और पी से प्रदेश। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं फिर से, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा ना, गुजरात, हरियाणा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब के सब आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इनको आप लोगों को क्या करना है मेरे बच्चे, तो ध्यान में रखना है और याद करना है। ठीक है, मैं कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, 2014 में तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। ठीक, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2019 में जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप लोगों को याद होगा 2019 में जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर हम बात करें तो चल तू लॉक हटता रे भैया। ठीक है, चलो इसको जूम में कर लेते हैं बढ़िया से। देखो अब एक चीज हम यहाँ पे, आप सोच रहे हो कि भैया तुमने तो एक चीज बताया है नहीं कि 2000, अरे भैया तुम तो बहुत ज्यादा हो गया, कि 2000 में, सन 2000 में
2000 में, यानी कि 2001 नहीं बल्कि 2000 में 3 गो ऐसा स्टेट था जो बना था। ठीक है, तो देखो 2000 में कौन कौन सा था, तो देखो एक बिहार बना था, BIHAR बिहार बना था। ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, और तीसरे की बात करें तो तीसरा जो था वो उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड। इसीलिए मैं 2000 को नहीं लिखवाया था। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करना है मेरे भाई, मेरे रसगुल्लो, मेरे छोटे बड़े भाई, देखो ये सब तो मैंने आपको करवा दिया, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, मस्त कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर इसको याद करिएगा। ठीक है, हालांकि आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला कि जो वो शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूँ, जो मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे जितने भी लिखे हैं, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग क्या करोगे, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, तो PA विथ प्रियांशु, PA विथ प्रियांशु सर्च करोगे ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे PA विथ प्रियांशु सर्च कर दोगे तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा आप सबको, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और आप लोगों को क्या करना है, तो मैसेज करना है कि भैया प्रियांशु भैया मेरे को वो नोट्स चाहिए, तो मैं कंप्लीट आपको लिखा हुआ है भेज दूंगा, क्योंकि मैं अभी चैनल उतना बड़ा है नहीं जो मैं बहुत कुछ करूँ आप सबके लिए। ठीक है, तो इसके लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसका MCQ के साथ मिलते हैं। ठीक है, और इसका फर्स्ट जो बुक है उसका भी फर्स्ट चैप्टर करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।